दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, किसी सरकार से कोई जायज़ मांग करना, अपने राज्य की कोई जायज़ मांग करना, अपने देश की कोई जायज़ मांग करना, अपने समाज के लोगों की कोई जायज़ मांग रखना, क्या देशद्रोह होता है? क्या सरकार के खिलाफ आंदोलन करना देशद्रोह होता है? क्या सरकार देश होती है? क्या कोई राजनीतिक दल या कोई विचारधारा देश होती है? क्या देश और सरकार में अंतर होता है? देश के खिलाफ काम करना और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने में क्या फ़र्क होता है? आज के वीडियो के अंदर इसी बात का गहराई से विश्लेषण करेंगे। लद्दाख के गांधीवादी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर जेल में, जोधपुर की जेल में बंद कर दिया गया है। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मेरा मानना ठीक ना हो, कि सोनम वांगचुक कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आदमी देशद्रोही नहीं हो सकता है। अगर उसको मिले हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो 1 घंटे का वीडियो बन सकता है। जो उसकी उपलब्धियां हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, सामाजिक सेवा के क्षेत्र के अंदर, अगर उन उपलब्धियों को भी आप देखें तो वो व्यक्ति देशद्रोही नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति ने उस बर्फ़ के रेगिस्तान लद्दाख के लिए इतना किया है। बर्फ़ के स्तूप बनाना, पानी को स्टोर करना, बर्फ़ के रेगिस्तान में खेती करना, हमारे देश की सेना के लिए वातानुकूलित टेंट बनाना, और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि इंजीनियर भी है, आर्किटेक्ट भी है, और जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उसने काम किए हैं, समाज की भलाई के लिए काम किए हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार करना कहाँ तक जायज़ है? और वो भी एक बॉर्डर स्टेट पर, जिस पर चीन और पाकिस्तान की नज़रें लगी हुई हैं कि वहाँ के लोगों को कैसे भड़काया जाए। उस व्यक्ति की गलती क्या थी? वो व्यक्ति सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कर रहा था। उस आंदोलन में अचानक से हिंसा भड़क गई, पब्लिक हिंसक हो गई, पुलिस की गोली से कुछ लोग मारे गए तथा कुछ संपत्ति का नुकसान हुआ। इसलिए उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भाइयों, आज की तारीख में हमारे देश में आंदोलन करने को ही राष्ट्रद्रोह बता दिया जाता है। जैसे किसान आंदोलन के मामले में हुआ, पहलवान आंदोलन के मामले में भी ये बात हुई। ये भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता के शिखर पर बैठी है, इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा हिंसक आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन चलाया था। हिंसक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। उसके बाद पूरे देश के अंदर हिंसा हुई थी, और उस हिंसा में ऑफिशियल 2000 आदमी मारे गए थे, और अनऑफिशियल तो कोई गिनती ही नहीं है। पूरे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे, और उन दंगों के अंदर दुनिया भर की जनहानि, धनहानि हुई थी। और उसी आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों की पार्टी से आज सत्ता के शिखर तक पहुंची। तो अगर आंदोलन करना, हिंसक आंदोलन करना देशद्रोह है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था उस समय पर? ये तो एक बात हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि विचारधाराओं का टकराव भी होता रहता है। अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग विचारधारा होती है। सब अपनी विचारधारा को अच्छा मानते हैं, दूसरे की विचारधारा को खराब मानते हैं। यही लोकतंत्र होता है। और जिस लोकतंत्र के अंदर आंदोलन ना हो, वहाँ तो लोकतंत्र होता ही नहीं है, वो तो फिर तानाशाही हो जाती है। क्योंकि लोकतंत्र की पहली ही शर्त होती है आंदोलन। हमारे देश के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण जी ने ये बात कही थी कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सरकार आवारा हो जाती है। सरकार पर नकेल कसने के लिए आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंदोलन करने वाले व्यक्तियों को आंदोलनजीवी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति आंदोलन करता है वो देश का दुश्मन होता है। आज की परिभाषा ये है। यानी आंदोलन करना देश के खिलाफ गद्दारी करने से जोड़ा जाता है। और वामपंथ शब्द को इतना बुरा बना दिया गया है कि जैसे वामपंथी होना देश के लिए गद्दार होना ही होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। त्रिपुरा के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पहली बार बनी तो वहाँ की सरकार ने बनते ही सबसे पहले, क्योंकि वहाँ 20 साल से वामपंथियों की सरकार थी, सबसे पहला जो काम किया, क्रेन लगाकर लेनिन की मूर्ति को गिराया। तो शाम को एक टीवी पर डिबेट शो हो रहा था संदीप चौधरी का, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जब संदीप चौधरी ने ये सवाल किया कि आपने लेनिन की मूर्ति क्यों गिराई, तो उन्होंने कहा कि लेनिन हमारा हीरो नहीं हो सकता, वो विदेशी था, वामपंथी था, तो उसकी मूर्ति का भारत में क्या काम। तो संदीप चौधरी ने पलटकर ये सवाल किया, क्या आप भगत सिंह को मानते हैं? उसने कहा जी हाँ मानते। भगत सिंह को राष्ट्र का नायक मानते हैं? उसने कहा जी हाँ मानते हैं। तो उसने कहा जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई, फांसी से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लेनिन रूस के एक बहुत बड़े वामपंथी नेता थे जो पूंजीवाद के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जारशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी और रूस के गरीबों मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ी। तो भगत सिंह के लिए वो एक नायक थे। जब उसको लेने के लिए आए, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए लेने के लिए आए जेल का स्टाफ, तो वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उनसे ये बात पूछी कि ये क्या कर रहे, तो उन्होंने ये कहा था एक एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो अब आप बताइए, अगर भगत सिंह आपके नायक है तो लेनिन आपके खलनायक कैसे हैं? तो वो व्यक्ति बगले झांकने लगा, वो भाजपा का प्रवक्ता। ये तो एक बात हुई। अब मैं आपको अपने निजी अनुभव बताता हूँ। आज हमारे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिलता है या 35% वोट मिलता है, उसके अंदर 15% वोट तो फ्लोटिंग वोटर है, जो कि हवा का रुख देखकर भाजपा को वोट डाल रहा है। जिस दिन हवा विपरीत होने लगेगी वो वोटर भी बदल जाएगा। लेकिन 20% वोटर हमारे देश के अंदर जो भाजपा को वोट देता है वो एकदम से कट्टर वोटर हो गया है। वो आपको किसी भी पब्लिक प्लेस पे मिल सकता है, आपको बस स्टैंड पे मिल जाएगा, आपको मेट्रो में मिल जाएगा, आपको किसी पान की दुकान पे मिल जाएगा, किसी पार्क के अंदर मिल जाएगा, जो आपसे बिना मतलब झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा, बिना मतलब आपसे बहस करना शुरू कर देगा। अभी 2 दिन पहले ही 2 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी थी और दशहरा भी था। तो एक ऐसे ही व्यक्ति से मेरा वास्ता पड़ा। उस व्यक्ति ने मुझे एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो के अंदर एक लड़की ये बात बोल रही थी कि इस बार गांधी जयंती और दशहरा एक ही दिन पड़ता है, तो रावण को गॉड ने मारा और गांधी को गोडसे ने मारा, यानी गॉड जैसे व्यक्ति ने मारा। तो वो व्यक्ति मुझे ये वीडियो दिखाने लगा। मैंने उस व्यक्ति से पलट के सवाल किया कि क्या आप नाथूराम गोडसे को भगवान जैसा व्यक्ति मानते हैं? उसने कहा जी बिल्कुल मानते हैं। मैंने पूछा कारण? उसने कहा कि महात्मा गांधी ने देश का बहुत नुकसान किया, उन्होंने पाकिस्तान बनवाया, पाकिस्तान को 68 करोड़ रुपए दिलवाए। उन्होंने यहाँ से मुसलमान जब पाकिस्तान जा रहे थे उनको पाकिस्तान जाने से भी रोका, इसलिए गांधी जी को मारकर नथुराम गोडसे ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, वो एक देशभक्त व्यक्ति था। तो मैंने उससे पलटकर ये सवाल किया कि आज़ादी के 5 महीने के बाद महात्मा गांधी की हत्या हुई। महात्मा गांधी जब मरे उनकी उम्र 78 साल थी। तो एक 78 साल के व्यक्ति को नाथूराम गोडसे ने मार के एक देशभक्ति का काम अगर किया, तो वो नाथूराम गोडसे 5 महीने पहले जब इस देश में अंग्रेज़ मौजूद थे, जिन अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर असंख्य अत्याचार किए, जलियांवाला बाग के अंदर मशीन गन से गोलियां चलाकर हम भारतीयों की लाशों से कुएं भर दिए, हमारे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों भारतीयों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया, यहाँ का धन लूट लूट कर लंदन में ले गए, लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। उस नाथूराम गोडसे ने जब 5 महीने पहले देश गुलाम था तो किसी अंग्रेज पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्योंकि गांधी जी की तो वैसे ही उम्र पूरी हो चुकी थी। हो सकता है आप उनको ठीक ना मानते, उनकी विचारधारा को आप गलत मानते हो, लेकिन एक व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी जी चुका है उसको मार के क्या मिला? और जैसे भगत सिंह ने लाहौर कोतवाली के सामने सैंडर्स की हत्या करी थी, जो कि एक नौजवान अंग्रेज अफसर था, ऐसे कोई काम नथूराम गोडसे ने क्यों नहीं किया? तो वो व्यक्ति दाएं बाएं देखने लगा, बगले झांकने लगा। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बिजली और पानी पे सब्सिडी दे रखी थी। इस बात को लेकर अक्सर लोग
चौक चौराहों पर चर्चा करते थे कि जो भाजपा के समर्थक है, अरविंद केजरीवाल एक नंबर का गद्दार और देशद्रोही आदमी है जो सरकारी खजाने को लुटा रहा है। तो एक दिन एक व्यक्ति से मैंने ये सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल ने बीच में एक बार सबकी सब्सिडी बंद करी थी और ये कहा था कि अब वो व्यक्ति सब्सिडी लेगा जो कि फार्म भरेगा। मैंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर 35% वोट मिलता है, जब भाजपा लगातार 2 या 3 चुनाव हारी तो भी उसको 35% वोट मिलता था, और जब अरविंद केजरीवाल ने स्कीम लागू करी कि जो व्यक्ति फार्म भरेगा वही सब्सिडी लेगा 200 यूनिट फ्री वाली, तो मैंने कहा दिल्ली के एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने फार्म ना भरा हो, यानी उन 35% आदमियों ने भी फार्म भरा जो कि अरविंद केजरीवाल को रात दिन गालियां देते हैं और ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकारी खजाने को लुटा रहा है जनता के बीच में। तो भाजपा के उन समर्थकों ने क्यों नहीं सब्सिडी छोड़ी? कम से कम 35% लोग सब्सिडी छोड़ सकते थे, और उसमें मैंने कहा आप भी शामिल हो। अगर आप शामिल नहीं हो तो आप मुझे अपना बिजली का बिल दिखाओ, अगर आपका बिजली का बिल आ रहा है। तो वो व्यक्ति दाएं बाएं झांकने लगा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अभी एक दिन एक आदमी पार्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही बदमाश आदमी है, एक तरफ मोदी को अपना दोस्त बताता है, दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहा है, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने उस व्यक्ति को कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, इस वाला चुनाव और इससे पहले जो एक बार राष्ट्रपति बने, तो मैंने कहा आप जैसे लोग मंदिरों के अंदर उनकी फ़ोटो पर चंदन का तिलक लगाकर आरतियां कर रहे थे, उनकी जीत के लिए हवन कर रहे थे, उनको आप सनातन का योद्धा बता रहे थे, तथा छाती पर हाथ मार मार कर ये बात कह रहे थे कि ट्रंप को हमने जिताया है और ट्रंप इस दुनिया के अंदर सनातन का गोल्डन एरा लौटाएगा। अब अचानक से क्या हो गया कि आप लोग ट्रंप को मोटी मोटी गालियां देने लगे। तो ये लोगों का होता है भाइयों डबल स्टैंडर्ड, कब वो किसको देशद्रोही बता दें, किसको गद्दार बता दें। तथा आज की डेट के अंदर जो विचारधारा हमारे देश में शासन कर रही है, उसने तो इसको इतना ईजी बना दिया है, किसी भी शब्द को वो गाली बना देते हैं, किसी भी शब्द को वो देश प्रेम से जोड़ देते हैं। कब कौन गद्दार हो जाए, कब कौन देशद्रोही हो जाए, इसका तो कोई पैमाना ही हमारे देश में नहीं बचा। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी भाइयों आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स भाइयों, आपका दिन शुभ।